है कि 1.5 साल बीत चुके हैं, मैंने जो छात्र जीवन में संकल्प लिया था आज उस संकल्प के साथ हूं। इसीलिए एक टी शर्ट, ट्राउजर और ये चप्पल मेरा है नहीं, 8 भी नहीं रहा है, उस चप्पल को पहनकर मैं टीवी 45 के कॉन्क्लेव में आया हूं। तो ये कब तक रहे? मैं परसों विधानसभा घूम रहा था, मैंने इनको पूरे विधानसभा के अंदर नंगे पांव से घूमते हुए देखा है। वहीं कई विधायक मेरे सामने कई ब्रांडेड जूते और कई ब्रांडेड चप्पल पहन करके वहां से पार होते हैं। देखिए सिंप्लिसिटी, हम इसको सिंप्लिसिटी के तौर पे नहीं, हम इसको उस तौर पे याद रखते हैं। हम गांधी को आदर्श मानते हैं, यह देश गांधी को मानता है, तो भाई गांधी को जानना तो चाहिए। गांधी बैरिस्टर थे, गांधी वेश्य वर्ग से थे, और आपको जानकारी होना चाहिए कि वेश्य वर्ग चाहे अंग्रेजों का कालखंड हो या मुगलों का कालखंड हो या आज का कालखंड हो, वेश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति में कभी भी गिरावट नहीं हुई है। तो गांधी एक वेश्य वर्ग के व्यक्ति थे, गांधी बैरिस्टर थे, गांधी विदेश में पढ़ते थे, और जब विदेश में पढ़ते थे वो टाई कोट पहनते थे, वो जूता पहनते थे। लेकिन वही शख्स जब देश में आया तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि धोती कुर्ता में आ गए? मूल कारण एक ही था कि गांधी का यह विचार था कि जिस देश को मुझे आजाद कराना है, सबसे पहले उस देश के लोगों को मुझे जोड़ना होगा, उस देश के लोगों के बीच मुझे जाना होगा, उनसे बातें करनी होगी, उनके बीच रहन सहन करना होगा, उनके बीच मुझे घुलना मिलना होगा। और जिस देश की आधी आबादी भूखी नंगी हो, उस देश के लोग इस सूट बूट वाले गांधी को नहीं अपनाएंगे। उस गांधी ने वस्त्र का त्याग किया, उस गांधी ने आलीशान जीवन का त्याग किया, तब जाकर उस गांधी को देश ने स्वीकारा। तो आज हमारे नेताओं को चरित्र होना चाहिए। अब गांधी की तस्वीर आपके कार्यालय में केवल 2 अक्टूबर के लिए नहीं होनी चाहिए, गांधी की तस्वीर आपके कार्यालय में केवल 30 जनवरी को माला चढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। गांधी का आदर्श क्या था, उनका जीवन दर्शन क्या था, उस जीवन दर्शन को अपनाना होगा। आज बिल्कुल, आज हमारे देश की स्थिति हो, राज्य की स्थिति हो, आज हम पर कैपिटा इनकम में पिछड़ रहे हैं, आज हमारे लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, आज लाखों की संख्या में छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। और अगर उस देश के लीडरशिप, उस देश के राजनेता अगर अपना शौक आलिशान शौक रखेंगे तो फिर ये गांधी के सपनों के भारत की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सिंपलिसिटी नहीं है मेरा, वो मैंने जो पढ़ा है, सबसे पहला बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं पढ़ता हूं ना उसे अपने जीवन में उतारता हूं। अगर मैंने गांधी को पढ़ा है तो मैं गांधी को उतारता हूं, अगर मैंने विनोद बाबू को पढ़ा है तो मैं विनोद बाबू को उतारता हूं। 10वीं क्लास का उदाहरण दे रहा हूं, हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। 10वीं आपने कौन से ईयर में किया था? 10वीं मैंने 2009 में किया है। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, क्रिकेट का मैच खेलने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे, गर्मी का दिन था, हम लोग एक चापाकल में पानी पी रहे थे, गांव का बीच का एक बस्ती था। तो वहां एक बुजुर्ग महिला एक मैंने कम उम्र की महिला को गाली दे रही थी, डांट फटकार कर रही थी। वो शादीशुदा, दोनों ही शादीशुदा थी। तो हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसने बताया कि एक महिला जो है, जो बुजुर्ग है, वो सास है, और जो कम आयु की है वो पुतहू है। तो हमने बोला कि इन लोग के बीच गाली गलौज क्यों हो रहा है? बोला ना, इनका 2 बेटी हुआ है, बेटा है को नहीं हुआ, इसलिए गाली गलौज हुआ है। हम बोले इनके हस्बैंड कौन है, जरा बुलाएंगे। 10वीं क्लास का नौजवान, हमने कहा उनके हस्बैंड कौन है, उनको बुलाएंगे। हमने कहा इधर आओ, आपने 8वीं क्लास का चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र के बारे में पढ़ा है कि नहीं? एक स्त्री के पास जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो एक्स होते हैं, और एक पुरुष के पास जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होता है। उनके बीच जो जनन की प्रक्रिया होती है, प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें स्त्री का X और पुरुष का X जब मिलता है तो XX यानी लड़की होगी, और जब पुरुष का Y और फिर स्त्री का X मिलता है XY तो वो लड़का होगा। यानी बच्चा होना ये स्त्री के हक में है, लेकिन वो लड़का होगा या लड़की होगा ये पुरुष के हक में है, क्योंकि XY गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है। तो जो मैंने पढ़ा है वो केवल मैंने एग्जाम के लिए नहीं रखा, अभी 10वीं क्लास की बात कर रहा हूं। 10वीं क्लास में 2 लोग लड़ रहे हैं, इतना हिम्मत एक 10वीं क्लास के लड़के का नहीं होगा कि उसके हस्बैंड को बुलाइए, हम उसको ज्ञान देंगे। और मैंने 10वीं क्लास का अपना अनुभव बता रहा हूं, मैंने उनको बताया, बोला यार क्या कर रहे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, जब जानते हो कि लड़का या लड़की तुम पे निर्भर करता है, X और Y गुणसूत्र तुम में है, तुम्हारी पत्नी के पास केवल XX है, तुम अगर Y दोगे तो ही उसका X और Y मिलकर लड़का होगा, नहीं तो तुम्हारा जब तक तुम X गुणसूत्र दोगे तब तक लड़की होगा। उसका तीसरा भी अगर बेटी पैदा होगी तो कारण तुम हो, चौथा भी बेटी पैदा होगी कारण तुम हो, 5वां भी बेटी पैदा होगी तो कारण तुम हो। बेटा पैदा होगा उसके लिए तुम्हें Y गुणसूत्र जनरेट करना होगा, और वो भाई तो प्राकृतिक है। तो मैंने जो पढ़ा है अपने जीवन में अमल किया है, यह मैं आपको 10वीं का अनुभव बता रहा हूं। तो अगर मैंने गांधी को पढ़ा है तो आज मैं उस राज्य में खड़ा हूं जिस राज्य के नौजवान सड़कों पर हैं, जिस राज्य के किसान भूखे हैं, जिस राज्य के किसानों की फसल खराब हो रही है। तो मुझे आज आवश्यकता है गांधी के उस चरित्र को अपने आप अंदर समाहित करने की। आज गांधी ने हमारे भगवान बिरसा मुंडा की बात करिए, बिरसा मुंडा भी एक ही धोती को पहनते थे, उसी को लपेट कर ओढ़ते थे। अगर स्वभाव में बिरसा मुंडा पले बड़े होते हैं तो बिरसा मुंडा नहीं बनते।
तो अगर उनको मैंने पढ़ा है तो आज मुझे आवश्यकता है उनको अनुपालन करने की, उनके विचारों को, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करने की मुझे आवश्यकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि राज्य तभी सुधरेगा जब विधायिका, चूंकि सर्वोपरि विधायिका होती है, नियम बनाना विधायिका काम, पॉलिसी बनाना इनका काम, राज्य को चलाना इनका काम, सारी चीजें कंट्रोल करना इनका काम है। तो अगर ये लोग अगर आलीशान जीवन यापन करेंगे, अगर ये सोचेंगे, जब तक ये बढ़िया नहीं सोचेंगे, जब तक ये इतना नहीं सोचेंगे, तब तक हम इस ना राज्य को बदल सकते हैं ना देश को बदल सकते हैं। और कभी कभी तो मैं कहता हूं यार कि जीवन में एक बात याद रखिएगा, जितना भी आप धन कमा रहे हैं उसका 3 ही को गुण होता है, 3 ही को कैरेक्टरिस्टिक होता है धन का। या तो उपयोग करिए, या तो दान करिए, या तो नष्ट हो जाएगा समय के साथ। चौथा और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आप जो भी पैसे कमा रहे हैं, मैं पुनः टीवी 45 के कॉन्क्लेव से पूरे देश को, पूरे दुनिया के सबको संदेश दूंगा कि जो आपके पास वेल्थ है, जो मनी है, उसका 3 ही कैरेक्टरिस्टिक है। पहला, खर्चा कर लीजिए, उपयोग कर लीजिए। खर्चा बहुत तरीके से होता है, गाड़ी लीजिए, घोड़ा लीजिए, बंगला लीजिए, सोना लीजिए, चांदी लीजिए, खाना खाइए, पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, या तो उपयोग कर लीजिए। अगर उपयोग नहीं कर पा रहे, चूंकि आपने कमा ही इतना लिया है, कोई 10,000 करोड़ कमा लिया है, कोई 20,000 करोड़ कमा लिया है, कोई 40,000 करोड़ कमा लिया है, तो कमाई आपने इतना लिया है कि आप उपयोग नहीं कर पा रहे, तो अच्छा है डोनेट करिए। कहां डोनेट करिएगा? किसी को पढ़ाइए, किसी के इलाज में, किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। और नहीं तो समय का इंतजार करिए, कोरोना जैसी महामारी आएगी, जैसा स्पेन और इटली में हुआ था, लोगों ने पैसे को रोड में उड़ा दिया था कि जो पैसा मेरा जिंदगी नहीं बचा पाएगा वो किस काम का है। 3 ही लक्षण होता है पैसे का। मैं आज के इस मंच से पूरे देश और राज्य के नेताओं को खासकर संदेश दूंगा और ब्यूरोक्रेट्स को, और कोई लक्षण नहीं है। जितना पैसा कमाए हैं उपभोग कर पाएंगे तो अच्छी बात है। मैंने तो एक उदाहरण दिया था, मैंने नाम लिए भी ना कहना चाहूंगा, कि जैसे हमारे चर्चा में के व्यक्ति ने 40,000 करोड़ का संपत्ति अर्जित किया है। चलो हाँ ना, क्या सही है नहीं है, लोग चर्चा करते हैं, मैं भी चर्चा करता हूं। तो मैंने ये भी कहा कि अगर वो एक दिन में, मैंने एक राशि भी बताया, अगर इतना खर्चा करता है तो उसको 10,000 साल लगेंगे खर्च करने में। अब बताइए 10,000 साल यानी पाषाण काल। अब बताइए अगर हम आज अगर उतना पैसा जमा करके रखे हैं जिसको हमको खर्च करने में 10,000 साल लगेंगे, 10,000 साल बाद कौन सी सभ्यता आगे कोई जानता है? आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कौन लोग हैं? उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। हम इतने लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में हम जानते हैं कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, क्या जीवन शैली था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या गाते थे, कौन से उनके भगवान थे, कौन से उनकी पूजा पद्धति थी, क्या उनका जीवन शैली था, कोई नहीं जानता है। कब की घटना है? महज 2,500 साल पहले की घटना है। और आपके पास पैसा कितना है? 10,000 साल तक खर्चा करने का। तो 2000 साल में दुनिया कौन सा करवट लेगी ये कोई नहीं जानता है। ये इमारत होगी कि नहीं होगी, ये सिस्टम होगा कि नहीं होगा, उसके बाद शायद नई सभ्यता का आगाज होगा। तो इसलिए उनको ये सोचना चाहिए, अगर यूज कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो दान कर दीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं आपका वह धन नष्ट हो जाएगा। और ये नष्ट होगा, ये किसने कहा है? सिकंदर। उनको सिकंदर को ही पढ़ना चाहिए। सिकंदर ने क्या कहा था जब उनकी मृत्यु होने वाली थी? सिकंदर को मालूम था कि मैं मरने वाला हूं। उसने सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाया, सब एक से बड़े महारथियों को बोला मेरे पास आओ। बोला मैं मर जाऊं तो 3 काम करना। बोला क्या 3 काम है श्रीमान बताइए? पहला काम, जब मेरा जनाजा गुजरे तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर कर देना। बोला सर इसका क्या मैसेज है? ना, इसका ये मैसेज है कि दुनिया को जीतने की चाहत रखने वाला सिकंदर खाली हाथ लौट कर जा रहा है। दूसरा मैसेज क्या है? ना मुझे कोई कांधा इग्गे दुग्गे आदमी नहीं देंगे, मुझे कांधा मेरे बड़े बड़े सेनापति देंगे, मेरे महानायक देंगे, जिनके एक एक तलवार से हजारों लोगों का गर्दन उड़ जाता था। यानी एक से बढ़कर एक वीर मुझे कांधा देंगे। बोला इसका क्या मैसेज है? न सिकंदर की सेना में एक से बड़े एक वीर थे, लेकिन जब मृत्यु सामने आई वो वीर भी उसकी मृत्यु को नहीं रोक पाए। और तीसरा संदेश क्या था? तीसरा संदेश यह था कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा तो हम लोग देखिएगा कोई छींटते हैं कुछ सामान, 2-3 रुपए का सिक्का छींटते हैं, एक फिर हम लोग बनाते हैं लावा। उस लावा को छींटते हैं। वो हम लोग का ये एक परंपरा है, लावा छींटते हैं, 2-4 रुपए सिक्के छींटते हैं जब जनाजा जाता है। तो सिकंदर ने कहा कि जब मेरा जनाजा जाए तो मेरा जनाजा पीछे जाए और मेरे आगे आगे मैंने जितना भी कमाया है, मैंने जो भी उस समय, चूंकि उस समय पैसा नहीं तो उस समय क्या बोलते हैं, असरफियां, हाँ असरफियां जो भी बोला जाता था उस समय, कि जितना भी मैंने सोना चांदी हीरा मोती कमाया है उसको मेरे जनाजे के आगे आगे बिछाते जाना। बोला इसका क्या मैसेज है? ना, इसका मैसेज है कि धन एक दिन धूल बन जाता है, उसके ऊपर से मेरा जनाजा गुजर के जाए।
तो ये संदेश मैं दूंगा, और जब लोग इस बात को समझेंगे और जब मानेंगे कि हाँ भाई ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा आज इसी राज्य में कई ऐसे विधायक हैं जो एक दिन में अवैध कारोबार से 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। क्या करेंगे उस पैसे का, क्या करेंगे? कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो एक दिन में कई लाख रुपए कमाते हैं, कई लाख रुपए, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी देखेंगे आपने, अब सोच के देखिए, अभी सीजीएल को भी थोड़ा कंक्लूड करते हैं इसमें कि अगर 1000 सीटें ही बेची गई है, मान के चलिए, हम लोग थोड़ा सा अपना गणित लगाते हैं, 2000 सीटें थी, अगर 1000 सीट कोई बेचा है तो 1000 गुना 50 लाख, चलिए यही गुना करते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं और मैथ के अच्छे जानकार हैं। 1000 में 3 जीरो होता है, तो 3 जीरो को 50 लाख में ऐड करते हैं, 2 जीरो ऐड करेंगे तो 50 करोड़ और 1 जीरो ऐड करेंगे तो 500 करोड़। बहुत खूब। 500 करोड़ तो सीजीएल में, किसके पास होगा वो पैसा? ब्यूरोक्रेसी के पास होगा या तो विधायिका के पास होगा, एक परीक्षा में। ऐसे तो रोज होते हैं। डीटीओ को जानना है तो जाके देखिएगा सड़क में फाइन लिखता भी नहीं डीटीओ, इसीलिए बार बार डीओ नहीं, अभी दे देते हैं। डीओ को जानना है तो टीचर की पोस्टिंग में जानिएगा, शहर में टीचर है, गांव में नहीं है, गांव में नहीं है टीचर। आप झारखंड के किसी गांव के स्कूल में चले जाइएगा, 100% शिक्षक नहीं है। शिक्षक कहां है? शहरों में है। उनसे पूछिएगा कैसे आए, 1.5 लाख दे के आए। अब बताइए, अगर शहरों में 1000 गो टीचर हैं, एक जिले में अगर 1000 शिक्षक हैं तो 1000 गुना फिर 1.5 लाख, इतना पैसा कमाते हैं वे लोग। तो जब तक इस सोच को नहीं खत्म करेंगे, वो खुद इस सोच को नहीं खत्म करेंगे, कोई स्वयं इस सोच को खत्म नहीं करेगा। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई डीटीओ, कोई डीओ, कोई बीडीओ, कोई सीओ खुद इस सोच को नहीं खत्म करेगा। एक क्रांति की जरूरत है, एक क्रांति सोच को खत्म करेगी। और उस क्रांति के बाद अगर जो लोग आते हैं उन्हें इस बात को तय करना होगा कि जब हम आएंगे इस जगह में तो बदलाव लेकर आएंगे, तब वो सोच खत्म होगी। अहिंसा परमो धर्मा। अगर 55% पास किए तो एक नेवी का फॉर्म आता था, वो 16.5 साल में आता था, तो हम लोग, बाकी फॉर्म 18 साल में आता है, तो हम लोग सबसे पहले वही फॉर्म को भरे थे कि भाई जल्दी नौकरी सरकारी लेना है, परिवार का स्थिति एकदम खराब है। तो उस परिवार से जहां से हम आते हैं वह बिल्कुल एक फिल्मी है, रियलिटी में अगर किसी को सुनाएंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। मैंने आपका घर देखा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। घर तो अलग बात है, लेकिन मैं किस परिवार से आता हूं? मेरे परिवार में 5 सदस्य। उस समय मेरी दादी, सबसे बूढ़ी मेरी दादी, जिसको पेंशन मिलता है वृद्धा पेंशन। अब बताइए, वृद्धा पेंशन से जीने पलने वाला नौजवान विधायक बनने का सपना देखेगा? वो अभी 6 में अभी तक मिला नहीं है। पहला पेंशन मेरी दादी, जिनकी उम्र 100 साल है, उनको मिलता है वृद्धा पेंशन। दूसरा, मेरे घर में पैसा आता है कहां से मालूम है? मेरे चाचा को मिलता है। मेरे चाचा की दोनों आंखें जन्म से नहीं है, ब्लाइंड, जन्मांध, जन्म से मेरी चाचा की दोनों आंखें नहीं है, 100% विकलांग का सर्टिफिकेट है उनको मिलता है 1000 रुपए विकलांग पेंशन। अब विकलांग पेंशन से पलने बढ़ने वाला लड़का विधायक बनने के बारे में सोचेगा? पहला पेंशन वृद्धा का, दूसरा पेंशन विकलांग का, और तीसरा पेंशन मेरी माँ, जिनको मिलता था 1000 रुपए विधवा पेंशन। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, 3000 रुपए। उस परिवार से आने वाला लड़का हिम्मत करेगा हम विधायक बनेंगे? उसके बाद हालांकि हमारी मां को मिलने लगा 3500 रुपए, तब तक ये पेंशन हमारा पास हो गया। झारखंड आंदोलनकारी आश्रित, मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं। आंदोलन के समय उनके सर पे चोट लगी थी, उससे उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो उनके आधार पर मेरी मां को अभी 3500 रुपए पेंशन मिलते हैं। तो चलिए इधर अभी 500 अभी एक्स्ट्रा हुआ, यानी उस समय हमारी मां को 3000, हमारे दादी को 1000, हमारे चाचा को 1000, अभी 5000 रुपए। अभी नौकरी का पैसा नहीं है भाई, ये तो पेंशन है। यानी जिस परिवार को महीने में 5000 रुपए पेंशन मिलता हो, उस परिवार से कोई लड़का विधायक बनने का सपना देखे तो कैसे देखे? तो इसलिए ये किसी भी नौजवान की हिम्मत ही नहीं होगी कि हम विधायक बनने का सपना देखें। भाई ये तो नियति है, ये तो प्रकृति है, ये तो कोई अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे विधायक बनाया है। और मैं मानता हूं इस चीज को, मैं मानता हूं। मैं विधायक बनने से पहले नहीं, विधायक की बात मैंने नहीं की। मैंने विधायक तो खैर, जब आप उस रास्ते बॉक्स रखा था, बॉक्स के ऊपर से भाषण देना था, तो उसका हाइट बहुत ज्यादा था। हम बोले यार हमको चक्कर मार रहा है, उतना ऊपर से हम भाषण नहीं दे पाएंगे। तो हमारे एक दोस्त ने कहा चलिए आपके लिए हम छोटा सा गाड़ी ले आते हैं। तो फिर उन्होंने उस दिन एक छोटा सा गाड़ी 4 चक्का लाकर खड़ा किए
और उस चरचक्का में हम पहली बार चढ़े। अभी एक इंसिडेंट था, मेरा तबीयत खराब था और जब चढ़े तो पूरा हिट हो गया। तो अगली बार हम जहां जहां जाने लगे सब स्कॉर्पियो लगे पहले ही खड़ा कर देते थे। और चुनाव में तो हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा यार स्कॉर्पियो पुराना हुआ है, 2-4 लोग जेसीबी ले आए और फिर जेसीबी से चढ़ के हमको भाषण देना पड़ा। तो ये कोई प्लानिंग नहीं था, एक इंसिडेंट था। मेरा तबीयत खराब था, 2 दिन पहले पानी चढ़ा था, हम ऐसे गर्दन उठा के देखें कि भाई चोंगा ये बाजा और ये गाड़ी का हाइट बहुत ज्यादा है, इतना दूर से हम स्पीच नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा नीचे करिए। तो फिर जो नीचे एक छोटा गाड़ी लगा और ये ट्रेंड कर गया। और इसको तो मैंने राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कई लोगों सभी ने अपनाया। सभी ने उस समय ट्रेंड किया था। लोकसभा के टाइम मेरा एक गो वीडियो मैंने मिलियन व्यू जाता था और पूरे देश के लोग उसको था। और लोकसभा चुनाव में सब हम लोग को हल्के में ले रहे थे, हम लोग को बोल रहे थे फुला हुआ गुब्बारा है, फुट जाएगा। तो अगर लोकसभा चुनाव में कोई फाइनेंस की बातें करता और विधानसभा में उसको रिपीट करने की बातें तो समझ में आता, लेकिन हम लोग वोट लाने का सिलसिला तो लोकसभा से ही शुरू कर चुके थे। लोकसभा के चुनाव से ही हम लोगों ने वोट लाने का सिलसिला शुरू कर दिया था, इसलिए वही परिपाटी हम लोगों ने विधानसभा में दोहराई। तो इसलिए ये फाइनेंस जैसी कोई बात नहीं है। फाइनेंस अगर रहता तो वो लोकसभा के चुनाव में ही सामने आता।